आज हमारा लास्ट सेशन है। पार्ट 1 का 7th सेशन है। ये लास्ट सेशन है हमारे जो फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 का हमने जो डिसाइड किया था। दोस्तों, हमने सेशन 1 से लेके सेशन 6 तक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं आयुर्वेद के, जो कि स्टार्टिंग फाउंडेशंस है, वो हमने देखे हैं। हमने कल दोष, जो त्रिदोष है, उनके बारे में पढ़ा, प्रकृति के बारे में पढ़ा, सम प्रकृति क्या है उसके बारे में पढ़ा। जैसे कि हमने कल देखा कि दोष जो हैं वो फंडामेंटल्स हैं आयुर्वेद के, कि कोई भी अगर डीअरेंजमेंट होती है बॉडी में तो एक पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जिसको कि कंबाइन किया गया, जिसको कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ बोला गया। वात पित्त कफ जब सम अवस्था में होते हैं वात प्लस पित्त प्लस कफ जब सम अवस्था में होते हैं, मीन्स जो इनकी एक्चुअल पावर है, अगर ये 100% उपयोग सही करते हैं तो सप्त धातुओं की फॉर्मेशन सही से होती है। अब कुछ वैद्य बोलेंगे कि दोषों से कैसे धातुओं की फॉर्मेशन होती है, धातुओं तो अग्नि पर डिपेंड है, धातु अग्नि पर डिपेंड है। तो दोस्तों, त्रिदोष जो है वो अग्नि का आधार है। अग्नि जो है त्रिदोष की अपेक्षा करती है। अगर अग्नि साम्य अवस्था में होगी तो तीनों दोष बैलेंस हो गए, तभी अग्नि साम्य अवस्था में होगी। अगर पित्त प्रकोपित होगा तो विदग्ध जीर्ण हो जाएगा। अगर कफ प्रकोपित होगा तो आम जीर्ण हो जाएगा, और अगर वात प्रकोपित होगा तो विष्टब्ध जीर्ण हो जाएगा। मीन्स अगर ये तीनों दोष बराबर रहते हैं, ऐसे ही दो मात्रा में रहते हैं, तो ही अग्नि सही वर्क कर सकती है। और अग्नि जब सही से वर्क करती है तो धातु अग्नियां सही से फॉर्म होती हैं। धातु अग्नि जब सही से फॉर्म होती हैं तो धातु अग्नियों से, उनकी अग्नियों की फॉर्मेशन से सप्त धातुएं सही से बनती है। अगर किसी को जो हमने लाइट लगाई है, इससे अगर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। कोई इशू है इसमें? हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर अश्विनी गोयल, कोई है इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है? ये सेंटर पॉइंट पे एक्चुअली ये फोकस हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, वात प्लस पित्त प्लस कफ, त्रिदोष जो है वो अग्नि को फॉर्म करते हैं। मीन्स अग्नि जो है तो त्रिदोष की अपेक्षा करती है। अब जब अग्नि मीन्स जठराग्नि, जठराग्नि जब सही होगी तो धातु अग्नियां सही होंगी। धातु अग्नियां जब सही होंगी तो सप्त धातुएं सही होंगी। सब कुछ एक क्रमबद्ध चलता है। दोष जो है वो प्रकृति बनाते हैं, बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हालांकि इसमें आचार्य चरक और भी कुछ मानते हैं, मन का भी रोल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ मेजरली आप देखिए दोष बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में वो अग्नि की फॉर्मेशन उनसे होती है। हालांकि पूरी बॉडी उनसे बनती है और अग्नि पूरी बॉडी में व्याप्त है, लेकिन अभी के लिए आप समझे, अग्नि की फॉर्मेशन करते हैं। अग्नि जठराग्नि की फॉर्मेशन, सॉरी, भूत अग्नि को फॉर्म करती है। फिर सप्त धातुएं बनती।
सप्त धातुएं बॉडी को पोषण देती रहती हैं, बॉडी को फॉर्म करती रहती हैं। अगर वो सही से बनती हैं तो बॉडी ग्रो की अवस्था में चलती है, अगर वो सही से नहीं बनती हैं तो बॉडी डाउन की अवस्था में चलती है। अगर सप्त धातुएं सही अवस्था में चलती हैं तो हेल्थ बढ़िया होती है, अगर सप्त धातुएं डाउन चलती हैं तो रोग डिजीजेस बनती हैं। मीन्स कहने का भाव ये है कि अगर आप दोषों को सही से समझ पाएँ, दोषों की गतियों को समझ पाएँ, तो आपको इतने सारे झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अग्नि पर भी फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको भूताग्नियाँ, सप्त धातुएं कैसे फॉर्म हो रही हैं, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये दोषों को सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ दोषों के आश्रित है। जब हम खाना खाते हैं, देखो धातुएं बनने के 2 न्याय बताए गए हैं, शीर दधी न्याय और केदारी कुल्य न्याय। हमने पढ़ा है, हमने सभी ने BMS फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा है कि कैसे धातुएं फॉर्म होती हैं। भोजन जब हम लेते हैं, फूड जब हम इनटेक करते हैं, तो वो डाइजेस्ट होके सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है। फिर उसके बाद रस की अग्नि रक्त को फॉर्म करती है, उसमें से उसकी उपधातु मल भी निकलते हैं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। रक्त की फॉर्म करती है, रक्त फिर अगर अच्छा बनता है, रक्त अगर अच्छा बनता है तो मांस की फॉर्मेशन अच्छी होती है, सेम मेद की फॉर्मेशन अच्छी होती है, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो एक सिद्धांत कहता है कि 1 by 1 धातुएं बनती हैं, लेकिन जब आचार्य बैठे, उन्होंने डिस्कशन की, तो उन्होंने देखा कि यार ऐसी बात तो नहीं है। हमें देखने को मिला है कि शुक्रवर्धक मेडिसिन खाने से इंस्टेंटली शुक्र बढ़ जाता है। शुक्रवर्धक मेडिसिन खाओ तो इंस्टेंटली शुक्र बढ़ जाता है। मांस रस पीने से मांस बढ़ जाता है। रक्त सेम गोज विद द सम धातुएं, कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जो सीधी टारगेट होती हैं। तो फिर एक न्याय और निकाला, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। रस जब बनता है, फूड न्यूट्रिशन बनती है, तो वो अलग अलग धातु में डिवाइड हो जाती है, सांचे बने होते हैं जिसमें वो धातुएं बन जाती हैं। देखो ये बातें जो हैं, ये पंडित की बातें, दीज आर द लैंग्वेज ऑफ ए फिलोसफर, दीज आर द लैंग्वेज ऑफ ए थ्योरेटिकल पर्सन, जिसको इन चीज़ों में पढ़ना है, कौन सा न्याय किसमें कह रहा है, कौन सा लघुत्रयी क्या कह रही है, बृहत्त्रयी क्या कह रही है, वो इन झमेलों में पड़ेगा। वो पीजी वाले पढ़ते हैं, जो पीजी के क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखते हैं, उनका यही काम है कि किसने आचार्य ने कितने वेद बताए, कौन से चारा ये कह रहा है कि मेद में डायरेक्ट धातु की फॉर्मेशन होती है, किसकी क्या उपधातु है, क्या मल है। ये अगर इन चक्रों में आप पढ़ोगे ना, तो बिलीव मी, आयुर्वेद का जो मेन चीज़ है, जो सोर्स है, जो रस है आयुर्वेद का, निचोड़ है, उसको नहीं समझ पाओगे। हमें इन झमेलों में पढ़ना ही नहीं है। हमने नहीं लेना देना कि कौन आचार्य हमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। वी आर ए क्लिनिकल पर्सन, हम क्लिनिकल पर्सन हैं। हमें एक्चुअल में पेशेंट को फेस करना है। हमें कोई बुक नहीं लिखनी है, हमें कोई प्रोफेसर नहीं लगना किसी चीज़ कॉलेज में। हमें जो एक्चुअल आयुर्वेद है, जो रस आयुर्वेद का, वो हमें पढ़ना है। तो मैं आपको रस बता रहा हूँ कि दोषों पर ही सब कुछ डिपेंड है। अगर आप दोषों को थोड़ा सा इग्नोर करें, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे रखें, तो सभी धातुओं की फॉर्मेशन में अग्नि इज द मेन फैक्टर। आपको भूताग्नि, धात्वाग्नियाँ, इन पर नहीं जाना है। धात्वाग्नियाँ, भूताग्नि, इन पर नहीं जाना है। देखो ये जो डिस्कशनें हैं ना, मैं अभी कुछ देर पहले एक पीजी के क्वेश्चंस देख रहा था और उनका लेवल ऑफ स्टडी देख रहा था कि कैसे वो जो कोचिंग देते हैं, वो पढ़ाते हैं, उन्होंने आयुर्वेद का बंटाधार किया हुआ है, इतना कंफ्यूज किया हुआ है बच्चों को। महाराज कहते हैं कि भागवत ये कह रहा है
अच्छा, भागवत भी दो प्रकार का, अष्टांग हृदय ये कह रहा है, अष्टांग संग्रह ये कह रहा है, सुश्रुत ये कह रहा है, चरक ये कह रहा है। और जो न्यू बच्चे हैं, जो अभी यंग जो आयुर्वेद की फील्ड में आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है यार कोई 7 वेद बता रहा है, कोई 8 वेद बता रहा है, कोई रक्त को दोष मान रहा है, कोई रक्त को दोष नहीं मान रहा। और इस चक्कर में एक मेन स्ट्रीम लाइन नहीं पता चलती कि यार व्हाट एक्चुअल आयुर्वेदा सेज, ये प्रैक्टिस में क्या करना है। अच्छा, वही क्वेश्चन फिर पीएससी के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट की जॉब की जो प्रिपरेशन करते हैं, वही क्वेश्चन पीजी के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और बच्चे को ज़बरदस्ती वही पैटर्न, सेट ऑफ पैटर्न याद करने पड़ते हैं, वही श्लोक, वही वाद विवाद वाले। अब वो वाद विवाद हुए, उनके पीछे रीज़न था। अगर सुश्रुत ने रक्त को दोष माना, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। अगर आप चरक और सुश्रुत के रक्त और पित्त को कंबाइन करो, तो अगर कोई समझने वाला बंदा है जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो कहेगा कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जैसे कि पिछले कल मैंने क्वेश्चन डॉक्टर माधव करके हमारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था कि फर्स्ट अध्याय में आचार्य ये कह रहे हैं, 11th में ये कह रहे हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। अब हमारे प्रोफेसर से पूछो, वो कहेगा कि हाँ भाई दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है ये स्टेटमेंट्स, उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक है। अगर कोई आचार्य किसी चीज़ के 7 भेद मानता है, कोई 8 भेद मानता है, तो अगर आप गौर से देखो तो एक्चुअल में जो भेद 7 हैं तो वो 7 ही हैं। उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है। वो 8 मान लेता है, 9 मान लेता है। अब जैसे मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ये स्टेटमेंट कि भाई आपको केदारी कुल्य न्याय, शीघ्र दधि न्याय ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेन चीज़ याद रखो, हमें इतने जमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या रस, कौन सी धातु कैसे बन रही है, उसके बाद क्या हो रहा है। तो ये मेरी वे ऑफ एक्सप्रेशन है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आयुर्वेद को, ये आज का आयुर्वेद बन गया। जैसे चरक ने स्टार्ट किया तो उनका जो थिंकिंग था, जो वे एक्सप्रेशन था, वो अलग था। सुश्रुत जब आए उनका अलग हो गया, भागवत जब आए उन्होंने और संक्षिप्त कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप छात्रों को उलझा के रखो, आप उनको सब्जेक्ट से दूर करते रहो, और आयुर्वेद के प्रति जो निष्ठा उनकी बनती है शुरू में, उसको आप खंड विखंड कर दो, कंफ्यूज कर दो। तो इतना आयुर्वेद को कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि पहली बात है कि हम फिर स्टूडेंट जो है वो हिम्मत ही नहीं करता पढ़ने के लिए, उसको एलोपैथी सिंप्लीफाई लगती है ना। उनको लगता है कि एलोपैथी में प्रोटोकॉल्स हैं, ये भाई सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, आप यहाँ प्रैक्टिस करो चाहे अमेरिका में करो। अगर फीवर है तो पीसीएम देनी है आपको, है ना। अगर आपको इन्फेक्शन लगती है तो एंटीबायोटिक देनी है। लेकिन अब कॉलेज के माहौल में हमें ये पढ़ाया जाता है कि कंफ्यूज किया जाता है, एक सेट ऑफ पैटर्न नहीं बताया जाता। वो ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, तीनों चारों के बता देंगे, एंड में बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि प्रोफेसर खुद कंफ्यूज है, उसको खुद पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं देना है। तो उस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे, उस चीज़ को हम आयुर्वेद को बिल्कुल सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड इतना करेंगे कि ये किसी भी साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको सिर्फ पैशन होना चाहिए, आयुर्वेद हम आपको पढ़ा देंगे। इतना सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि है ही सिंपल है। जो समझ गया उसके लिए सिंपल है, जो नहीं समझा उसके लिए कॉम्प्लिकेट है। उसके लिए फिर समुद्र है आयुर्वेद, जिसको समझ आ गया उसके लिए बूंद है। फ़र्क है, जिसको समझ आ गया उसके लिए आयुर्वेद बूंद है, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए समुद्र है, उसके लिए 7 जन्म भी कम है। जिसको समझ आ गया उसको 6 महीने में समझ आ गया। तो उस वे में हमें पढ़ना है, धातु में नहीं उलझना है कि धातुएं क्या बन रही है, कौन सी धातु की दुष्टि हो रही है, क्या हो रहा है, क्या मल बन रहा है, क्या उपधातु बन रही है। नथिंग, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एक ही चीज़ पे फोकस करना है और वो है अग्नि। और कौन सी अग्नि पे फोकस करना है, वो है जठराग्नि। अब पेशेंट आपके सामने आएगा, आप उसको ये थोड़ा देखोगे तेरी रस धातु वीक है कि तेरी रक्त धातु वीक है। जठराग्नि जब वीक होगी तो रस धातु भी कम बनेगी, मॉल फॉर्म्ड होगी। रस धातु मॉल फॉर्म्ड होगी तो रक्त भी, पैटर्न आगे चलेगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक बात पहुंच जाएगी। जब सोरसी
जब बीज ही खराब हो जाए तो जो प्लांट लगेगा वो भी कौन सा अच्छा हो जाएगा, वो भी बीमारी होगा ना, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से होगी ना। तो आपने एक चीज़ पे फोकस रखना है, अलग अलग अग्नियाँ नहीं है। ये नहीं है कि आप रस अग्नि की अलग मेडिसिन दो, आप रक्त अग्नि की अलग मेडिसिन दो, वो बात नहीं है। अग्नि एक ही है और वो स्टार्ट होती है जठराग्नि से। हाँ, अगर धातुओं को क्षीणता है, धातुओं की क्षीणता है तो दो तरीका का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर धातु कोई विकृत है तो ट्रीटमेंट दो तरीके से। एक है इंस्टेंट तरीका। सपोज करो शुक्र धातु किसी की क्षीण, कॉमन एग्जाम्पल आपको लेके चलते हैं जो कि हमारी प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। हम वही बात करेंगे जो हमारी चीज़ें हमारी क्लिनिक में देखने को मिलती है। शुक्र क्लेबे का पेशेंट आपके पास आता है, शुक्र क्षीण है, इसमें इंक डालना, देखना उसमें कम होगी। क्लेबे का पेशेंट अगर आपके पास आता है, शुक्र क्षीण है उसको, है ना, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, प्लीज टेल मी दैट साइड और मिड साइड। डॉक्टर काश लूना, उनकी साइड होगा मे बी। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी साइड होगा शायद नेटवर्क यहाँ पे। तो बाकी पार्टिसिपेंट को कोई दिक्कत आ रही है सुनने में या देखने में? अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो ओके ठीक है। हम एक सिंपल सी क्लेबे की एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम धातुओं पर दोबारा आएंगे ताकि आपको एक सिंपलीफाई हो जाए कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आपसे वो क्या है। क्लेब्य, क्लेब्य मीन्स आप इसकी बड़ी सारी डेफिनेशन आप लगा सकते हो। नो इंटरेस्ट इन अपोजिट पैटर्न, या आप कह सकते हो लॉस ऑफ लिबिडो। ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो, बोर इरेक्शन, पीएमई, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। यही हमारी प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कॉमनली, खासकर जो मेल प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद के, बहुत कॉमन चीज़ें हैं जी, अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। अब इसकी चिकित्सा दो तरीके से हम देखेंगे बाद में, जब इसके पर आएंगी डिजीज़ में, जब हम पढ़ेंगे तो इन डिटेल पढ़ेंगे, सारे योग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए आप धातुओं के अकॉर्डिंग में समझ लीजिए। तो दो प्रकार की चिकित्सा है, दो प्रकार की चिकित्सा ही सही चिकित्सा है। एक चिकित्सा है इंस्टेंटली, पेशेंट आपके पास आया, अक्सर शुक्र से पीड़ित व्यक्ति हड़बड़ी में रहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, और कुछ पेशेंट लैंड अप हो जाते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट में, गलत जगह दवाइयाँ खा लेते हैं, कच्ची पक्की भस्में खा लेते हैं। हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में बड़े सारे पेशेंट ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इमीडिएट इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए एक उसको। लेकिन अगर आप अच्छे वैद्य हो, आपके अंदर सात्विकता है, आप दूर की सोचते हो, लॉन्ग टर्म में पेशेंट ठीक करना चाहते हो और चाहते हो कि ख्याति मुझे लॉन्ग टर्म में मिले, तो आपको रूट वाला ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। आपको एक तो इंस्टेंट शुक्र वर्धक मेडिसिन देनी पड़ेगी जो कि धातु शुक्र धातु को एकदम से पोषण करे, प्लस आपको रूट देखना पड़ेगा कि क्लेबे का रूट क्या बन रहा है। अब क्लेबे के बड़े सारे कारण हैं। सबसे मेन कारण जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में वो है रसक्षय। आचार्य चरक भी इसको मेन कारण मानते हैं। देखो बात वहीं पर आ जाती है, फिर आपने कहना कि डॉक्टर साहब थॉट्स पे आ जाते हैं।
क्योंकि बात स्टार्ट ही वहाँ पर होती है, स्टार्ट ही वहाँ पे, बीमारी की जड़ ही वहीं पर है। रस क्षय क्यों होता है? रस जो है वो नियर टू जठराग्नि है, सबसे पहली धातु है। जठराग्नि अगर डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहला परिणाम उसका रस पर पड़ता है। रस क्षय का सबसे मेन कारण है चिंता, चिंता, शोक, एक्सेसिव थॉट, एक्सेसिव थिंकिंग। जब पेशेंट एक्सेसिव थॉट करता है, एक्सेसिव थिंकिंग करता है, तो जठराग्नि डिस्टर्ब होती है। जठराग्नि इंस्टेंट डिस्टर्ब होती है, मीन्स अगर अभी आपने थॉट कोई गलत लिया तो इमीडिएटली आपकी जठराग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको पता चलता होगा, अगर आप थोड़े से संवेदनशील हैं अपने शरीर के प्रति, तो आप पाओगे इमीडिएट इंस्टेंटली पता चल जाता है आपकी जठराग्नि को। तो चिंतन से जठराग्नि डिस्टर्ब होती है, जठराग्नि से रस क्षय होता है। रस क्या है? रस इज ए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पूरी बॉडी की न्यूट्रिशन है, वो पोषण है। रस, रस पोषक है, रस एक कैरियर है पूरी धातु को न्यूट्रिशन देने वाला। वो अग्नि से सारी न्यूट्रिशन को उठा के पूरे शरीर में उसको व्याप्त करेगा, पूरी धातुओं को पोषण करेगा। वो खाद है एक टाइप की, वो भोजन है, वो पानी है। अगर वहीं से गड़बड़ी हो जाए तो शुक्र कहाँ से बनेगा? शुक्र का डायरेक्ट प्रभाव रस पर पड़ता है, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र मैं आपको बता दूं, शुक्र एक टाइप की भयंकर ऊर्जा है। शुक्र जो है ये एक ऐसी धातु है, होती बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और इसकी कीमत हमारे ऋषि मुनि सदियों से करते आ रहे हैं। इसकी जो कीमत, इसकी वैल्यू, क्योंकि शुक्र से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, शुक्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है, शुक्र से ही आप प्रजनन कर सकते हो। और शुक्र से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अगर शुक्र आप अधोमार्ग से बाहर निकालते हो तो प्रजनन होगा, बच्चे पैदा होंगे, फर्टाइल होंगे, पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर शुक्र आप स्टोर कर लेते हो, और ये स्टोर जब होके अच्छे सकारात्मक कार्य में लगता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्ध बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, महावीर बनते हैं, क्राइस्ट बनते हैं, तो ऐसे ऋषियों का जन्म होता है, चरक बनते हैं, सुश्रुत बनते हैं। इसलिए शुक्र को उच्चारण इतनी इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन शुक्र आज के टाइम में टैबू बन गया। टैबू एक टॉपिक डिस्कशन नहीं किया जाता, आयुर्वेद में भी ये कम डिस्कशन किया जाता है। सो शुक्र जब सही हो तो यही शुक्र ओज की फॉर्मेशन भी करता है। तो शुक्र इतना इंपॉर्टेंट धातु है रस धातु के बाद, कि ये पूरा पर्सनैलिटी, पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर देता है। षड चक्र, जिसको समाधि में बोला गया है कि मुझे एग्जैक्ट उसका वर्ड याद नहीं आ रहा, 6 चक्र बोले गए हैं समाधि में। शुक्र जो है लास्ट का चक्र है। ये अधोमार्ग में रहता है। जब जहाँ की ऊर्जा अब्जॉर्ब होती है ब्लड में, जब शुक्र ब्लड में अब्जॉर्ब रहता है, इंटैक्ट रहता है, तो ये आपके मस्तिष्क तक पहुँचता है, आपके थॉट्स के लेवल तक पहुँचता है। आपको पता है आज तक कोई भी नपुंसक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सका। जो लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए, जिन लोगों ने ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया,
जैसे मैंने आपको बोला आचार्य चरक, सुश्रुत, भागवत, महावीर, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, ये लोग अति बलशाली थे। क्यों? क्योंकि इनके पास शुक्र जो बहुल था। नपुंसक, आज तक देखा कोई नपुंसक ऋषि? नपुंसक ऋषि की कोई एग्जाम्पल देखी आपने जिसने कोई शास्त्र लिखा हो, कोई ब्रह्म ज्ञान को पहुंचा हो? नाम मात्र, उंगलियों पे भी नहीं गिनाए जा सकते। मुझे नहीं लगता कोई होगा भी। कारण क्या है? शुक्र जब आपके अंदर ना हो तो प्रजनन तो आप कर ही नहीं सकते, आप मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकते, आप ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब आप संसार में तो लीन हो ही नहीं सकते। आप अगर चाहो कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाऊं, वो भी आपके बस की बात नहीं। तो शुक्र इस लेवल तक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शुक्र क्या है, मैंने आपको पहले बताया, शुक्र इज अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक पावर है, एक्सट्रीम पावर है। और जब ये खत्म हो जाए तो ओज क्षय हो जाता है, और ओज क्षय जब हो जाता है तो फिर मृत्यु ही होती है। अब शुक्र क्षय हो जाए तो हम अब ये तो नहीं देखेंगे कि भाई पहले पेशेंट की रस को ठीक करो, है ना, रस करेक्ट करो, उसकी अग्नि ठीक करो, हाँ उसके थॉट पे काम करो, उसकी काउंसलिंग करो। इतनी देर में तो गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि शुक्र वाले पेशेंट, मैंने अक्सर आपको कहा, बड़ी जल्दबाजी में होते हैं। वो अपस्टेज नहीं करते, वो वेट नहीं करते। वो उनको कहो ना कि आप महीना 15 दिन आप रुक जाओ, आप प्रिजर्व करो, वो नहीं कर पाते। क्योंकि शुक्र जब क्षय होता है तो वात की वृद्धि होती है, थॉट्स बड़ी जल्दी प्रकोपित होते हैं, और शुक्र क्षय वाला व्यक्ति संभोग में तीव्रता से जाना जाता है। क्योंकि क्षय तीव्रता एक दूसरे की निशानी है। ऐसे राजक्षमा में बोला है ना कि स्त्री उसको मोहित करती है, वो स्त्री प्रसंग ज़्यादा करता है। क्योंकि क्षय की अवस्था हमेशा विपरीत को अट्रैक्ट करती है, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप इस वे से चलो, जो कि वे तो सही है, वो टाइम लेगा बहुत ज़्यादा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो प्रकृति ने क्या किया, एक तरीका बताया कि आप डायरेक्ट शुक्रवर्धक मेडिसिन दे दो। आप जो धातु आपको लग रही है वीक है, आप इंस्टेंटली उसको पोषण दे दो। तो शुक्र वाली मेडिसिन देने से शुक्र एकदम से बढ़ता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है दूध। दूध देने से शुक्र एकदम बढ़ता है। अश्वगंधा है, कोंच बीज है, उन चीज़ों में अभी नहीं जाऊंगा मैं। बहुत सारे मेडिसिन से हमें पता है एकदम से शुक्र बढ़ता है। लेकिन अगर आप रस के थ्रू उसकी चिकित्सा करते हो, उसका रस करेक्ट करते हो, तो शुक्र एक प्रॉपर वे में बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर ओज। तो दिस इज द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो धातुओं का पोषण ऊपर से भी किया जा सकता है और सिंगल हैंडली भी किया जा सकता है। यही दो न्याय हैं, वो शीर दधी न्याय और केदारी कुल्य न्याय। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें क्या है, दोनों देखो, अब नॉमेनक्लेचर हो गया ये, अब तो समझ की बात है ये, लेकिन नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हुआ क्या, वैद्यों ने प्रैक्टिस की होगी, वैद्यों ने प्रैक्टिस की, पहले उन्होंने एक न्याय से किया, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे वो ट्रीटमेंट कर रहे होंगे शुक्र का। लेट हो रहा होगा, कोई एक वैद्य प्रैक्टिस कर रहा होगा हमारे जैसा, उसने डायरेक्ट शुक्रवर्धक मेडिसिन दे दी होगी, दूध दे दिया होगा, शुक्र बढ़ गया। वो आया संभाषा में, उसने बोला कि भाई मुझे ऐसा पता चला कि एक धातु को हम डायरेक्ट देते हैं तो पोषण होता है। तो फिर सभी वैद्यों ने कहा कि हम भी करते हैं, हम भी देख के देखते हैं। तो फिर उन्होंने देखा होगा, उन्होंने दिया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि बाकी बात सच है, इसलिए वो न्याय बन गई। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, ऑब्जर्वेशनल चीज़ें हैं। ऊपर से कोई आसमानी किताब नहीं है आयुर्वेद, ऊपर से गिरी हुई है, सारी ऑब्जर्वेशन स्टडी हैं, टाइम टेस्टेड हैं। अगर कोई वैद्य कहता है, अगर कोई ऋषि कहता है कि रक्त दोष है, तो वो उसकी बात में कुछ है, दम है। हालांकि जो पहले वाला नहीं कह रहा है, अगर आप गौर से देखो, दोनों में बात एक ही है, पित्त और रक्त का कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
अगर आप उसके कारण देखो प्रकोपित होने वालों तो दोनों के एक ही आप पाओगे, लेकिन व्याख्या वे एक्सप्रेशन अलग है। तो इस प्रकार से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारी 7 धातुएं हैं। धातुओं का जब पोषण सही से हो तो शरीर की जो फॉर्मेशन है, बॉडी की फॉर्मेशन है जो, वो सही से होती है। अगर धातुएं पूर्ण प्रकार से पोषित ना हो तो शरीर हमेशा वीक रहता है, डिजीज से ग्रस्त रहता है। अब जब सारी धातुएं सही से बनती हैं, शुक्र सही से बनता है लास्ट वाला, तो ओज की उत्पत्ति होती है। अब आप ओज को कोई अलग चीज़ मानो या इन्हीं का जोड़ मान लो, बात एक ही है, बात कोई अलग नहीं है। ओज क्या है? एक कोलैबोरेटिव सम अप है। सम है कि भाई 7 धातुएं वो आपकी सही है, करेक्ट है, तो आपका ओज बन रहा है। ओज कोई चीज़ नहीं है, ओज कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। ओज क्या है कि आपकी धातुएं सही बन रही हैं। जैसे सम प्रकृति मैंने बोला, तीनों दोष बराबर हैं, सम प्रकृति बन गई। वैसे ही धातुएं सही हैं तो ओज बन गया। ओज का हम देखेंगे आगे कि ओज कैसे क्षय होता है, उसकी चिकित्सा क्या है। लेकिन अगर आप उसकी चिकित्सा भी देखोगे तो आप पाओगे बात कुल मिला के धातुओं पर ही है, अग्नि पर ही है। सो ओज जो है आप इम्यूनिटी कह सकते हो, व्याधि क्षमतत्व कह सकते हो, बल कह सकते हो, स्ट्रेंथ कह सकते हो, व्याधियों से लड़ने की क्षमता कह सकते हो, धारण शक्ति कह सकते हो, प्रज्ञा को बरकरार रखने का जरिया कह सकते हो। ओज जो है वो ब्रह्म तत्व को बढ़ाने में उपयोगी है। ओज आपकी स्पिरिचुअलिटी है। ओज आपका शांत स्वभाव है। तो ओज एक स्थिरता है आपके अंदर, पूर्णता है। तो सप्त धातुओं के समान होने के बाद, सही से पूरक होने के बाद ओज की फॉर्मेशन होती है। अब दोष धातु मल। मल जो है आपको पता ही है, 3 प्रकार के मल आचार्यों ने बोले हैं। मल को आप ऐसा समझ लो कि मल डेली का डेली आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। आप जो भी खाना खा रहे हो, उस खाने का आप फूड जो भी ले रहे हो, उस फूड का प्रोसेस हो रही है जठराग्नि में, धात्वाग्नियों में। तो जो काम की चीज़ है वो बॉडी इन कर रही है, जो उसमें रेजिड्यू बन रहा है वो बॉडी आउट कर रही है। मल अगर आप ऐसे भी एज ए होल ब्रह्मांड में देखो तो मल हर चीज़ का बनता है। कोई भी चीज़ अगर प्रोसेस होती है तो उसका कुछ पार्ट होता है जो एक्सेप्ट करने वाला होता है, कुछ पार्ट होता है जो रिजेक्ट करने वाला है। अगर आप गेहूं को भी पीसते हो, अगर आप सरसों को भी पीसते हो, तो तेल अलग पार्ट है, मल उसका जो निकल जाता है वो अलग है। हालांकि मल को भी यूज़ किया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन 2 चीज़ों में बाइफरकेट होती है। जब एक जो बॉडी रख लेती है वो इन है, और जो नहीं रखना चाहती वो आउट है। अब जो आउट है, अगर वो इस फॉल्टी मैकेनिज्म से कहीं अंदर रह जाए, कम बाहर निकले, तो दोषों का संचय होना स्टार्ट हो जाता है। दोषों का संचय क्या? क्योंकि ये खुद दोष है। दोष क्या? ये मल है, गंध है। जब अंदर चले जाएंगे तो अग्नि को, पहले अग्नि से बाहर नहीं निकले, पहले मंदाग्नि थी इसलिए बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पाए। फिर ये एक्सपेल आउट नहीं हुए तो ब्लड स्ट्रीम में चले गए, फिर इन्होंने जाके दोबारा से मंदाग्नि कर दी। सो एक विशियस सर्कल बन जाता है। बाई प्रोडक्ट जो निकला वो अगेन कॉज बन रहा है दूसरे बाई प्रोडक्ट का।
सो एक विशियस सर्कल बन जाता है। इसलिए आचार्यों ने मल पर बड़ा जोर दिया, जठराग्नि और मल पर। उन्होंने कहा कि बंदा अगर खाना खाता है तो भाई उसका मल भी प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। फिर मल के उन्होंने बड़े इंडिकेशन दी कि मल कैसा हो तो क्या डिजीज़ हो सकती है, इतनी मात्रा में आए, चिपचिपा हो, टूट के निकले तो ये व्याधि है, ये वैसा है। ये सारी इंडिकेशंस है कि बॉडी में अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, जठराग्नि में किस लेवल पर क्या गड़बड़ हो रही है। तो अगर मल सख्त है तो वात के कारण है, अगर चिपचिपा है तो कफ के कारण है, अगर दुर्गंध युक्त है तो पित्त के कारण है, दोषों के कारण। क्योंकि दोष हर जगह है, दोष मल में भी है। मल आल्सो कंटेन दोष। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ जो है वो दोषों से असूचित नहीं है, वो बची नहीं है। यू कैन फाइंड दोषाज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। आयुर्वेद के किसी भी एस्पेक्ट में, लाइफ के किसी भी पार्ट में आप दोष का जो छाया है, दोष का जो रिफ्लेक्शन है वो आप देखोगे। तो मल में भी दोष है। अब जिस प्रकार का मल निकल रहा है दोष, उसकी चिकित्सा अलग से बताई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मल अगर विकृत निकलता है वो भी मंदाग्नि की वजह से। सो इसलिए मल, पुरीश, स्वेद और मूत्र, इन तीनों का सही से निकलना जरूरी है। क्योंकि ये तीनों अगर सही से निकलते हैं तो रोज की रोज डिटॉक्सिफिकेशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन जब सही से होती है तो रस की जो फॉर्मेशन है वो सही से होती है, बॉडी दोबारा से नहीं हो जाती है। दोबारा से हम सही से खाना खाते हैं, दोबारा से एक्सपेल होता है। जैसे एक कपड़ा है, उसको अगर पुराना रंग ना निकले तो दूसरा रंग आप चढ़ाते जाओ तो वो बात नहीं बनेगी ना, ख़राब हो जाएगा। पहले वाला पूरा कपड़े का रंग निकले तो दूसरा हम चढ़ाएंगे तो वो अच्छा दिखेगा, देखने में अच्छा रहेगा। तो ये 3 पैरामीटर्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे आपको, दोष, धातु, मल। अगर तीनों में कोई गड़बड़ होती है बॉडी में तो तीनों में कोई ना कोई सिम्टम आपको देखने में मिलेगा, कोई ना कोई मैनिफेस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये ब्रॉड वे में दोष, धातु, मल मैंने आपको पढ़ाए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, इन डिटेल जाएंगे हम कि कैसे ये वर्क करते हैं, इनकी उपधातुएँ, धातुएँ, वो सारा हम देखेंगे जैसे जैसे हम डिजीज़ पढ़ते जाएंगे। और भी सिद्धांत, ये एक बेसिक्स सिद्धांत थे जो कि मस्ट हैं, इसलिए मैंने पार्ट 1 में रखे, जो कि आने चाहिए, जो कि बेसिक्स है, बिल्कुल फंडामेंटल्स है। सिद्धांत बहुत है आगे, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो इनसे आगे निकलेंगे, जो हम आगे वाले पार्ट्स में हम कवर करेंगे। ये जो हमने 7 सेशन आपके जो आयुर्वेदा पार्ट फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 के पढ़े, आई होप कि फ्रूटफुल रहे हैं। जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो डिलीवर हुए हैं, लेकिन बहुत छोटे टाइम स्पैन में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आने वाले टाइम में, आगे वाले कोर्सेस में हम इनको डिजीज़ वाइज पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ इनकी उपयोगिता हमें दिखेगी हम वहाँ इनको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इन द एंड ये हर एक टॉपिक में घुसे होंगे, हर एक टॉपिक में। इसलिए ब्रॉड वे में अभी कुछ कहेंगे कि हमें इनके मल, धातु, उपधातु नहीं समझाए। जैसे जैसे डिजीज़ेस आगे बढ़ेंगी फिर आपको अच्छे वे में समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन आई थिंक मैं देखता हूँ सर, प्रज्ञा का रिलेशन रस से ज़्यादा है या शुक्र से? देखो डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया प्रज्ञा का जो आप क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अगर कंसंट्रेशन, फोकस्ड माइंड है तो उसका रिलेशन किससे ज़्यादा है? रस से ही, आप ये मान के चलो, रस से शुक्र बनता है। रस से ही शुक्र बनता है। अब कहने को कुछ लोग कहते हैं कि भाई शुक्र तो संकल्प मात्र से भी बन जाता है। नहीं, शुक्र संकल्प मात्र से नहीं बनता।
शुक्र संकल्प मात्र से हर्षता उत्पन्न होती है। आप किसी अच्छी स्त्री को देखते हो या किसी अच्छे पुरुष को देखते हो तो हर्षता उत्पन्न होती है। हर्षता जब उत्पन्न होती है तो जठराग्नि में वो बात पहुंचती है, रस वह स्रोत जो है वो खुलते हैं, स्रोत जो है वो खुलते हैं। हर्षता से आयुर्वेद चरक बोलते हैं कि स्रोत खुलते हैं, स्रोतों का मुख खुलता है। वो हर्षता ना होने से स्रोत संकुचित हो जाते हैं। जब हर्षता से स्रोत खुलते हैं तो रस उत्तम मात्रा में बनता है, जठराग्नि अच्छा वर्क करती है, तो बाकी सारी धातुओं की पोषणता होती है। संकल्प मात्र से उत्तेजना पैदा होती, उत्तेजना प्रवर्तनता जहाँ पैदा होती। अब डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि क्या शुक्र से ही प्रज्ञा का ज्ञान उपलब्ध होता है? यस, डेफिनेटली, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट। शुक्र पुरुषों के मामले में और आर्तव आप स्त्रियों के मामले में कह लो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि शुक्र एक अबंडेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जिसको अगर आप स्खलित कर देते हो अच्छे कार्य के लिए तो भी ब्रह्म को उत्पन्न करती है। क्रिएशन, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मीन्स क्रिएशन। किसी चीज को आप क्रिएट कर रहे हो, किसी को अगर आप जन्म दे रहे हो तो दैट इज ऑल्सो ए क्रिएशन। तो शुक्र अगर स्खलित हो जाता है तो पुत्र पुत्री की प्राप्त होती, क्रिएशन करता है। और अगर शुक्र आप ऑब्जॉर्व कर लेते हो, आप ऑब्जॉर्व कैसे करते हो उसके भी पैरामीटर्स हैं। ऐसे नहीं कि आपने रोक के रख लिया, आपने आंखें अपनी बंद करके देख कट ली, या कुछ साधु हैं जो अपने लिंग को बांध के रख देते हैं। वो आपने देखा कैसे साधु वो सूखे रहते हैं, वो उनके अंदर आप ओज नहीं पा पाओगे। कारण क्या है? जबरदस्ती से रोका गया है। कुछ लोग स्त्रियों के नज़दीक नहीं जाते, वो एक ऊपरी दिखावा, आप रोक रहे हो उस चीज़ को, वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही लेकिन आप रोक रहे हो, वो जबरदस्ती है। उससे ब्रह्मचर्य की उपलब्धि नहीं होगी, उससे प्रज्ञा की उपलब्धि नहीं होगी। प्रज्ञा की उपलब्धि तब होगी जब शुक्र आपके अंदर अबुंडेंस है, लेकिन आप उसे अधो मार्ग से ना निकालते हुए से उधर्व मार्ग की ओर लेके जा रहे हो। वही शुक्र आप, वही पावर, वही एनर्जी को आप मेडिटेशन में यूज़ कर रहे हो, वही एनर्जी को आप पीस ऑफ माइंड में यूज़ कर रहे हो, वही एनर्जी को आप तप में यूज़ कर रहे हो। तो जब वो एनर्जी को आप उस फोर्स में, जब उस एनर्जी को आप उस फोर्स में यूज़ करते हैं डायरेक्शन में, तो प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। आपकी बात यह है कि क्या रस प्रज्ञा को उत्पन्न करता है कि शुक्र उत्पन्न करता है? बात कुल मिला के अगर इससे पीछे जाते जाओगे तो बात तो दोषों पे आ जाएगी। बिल्कुल सही है, लेकिन जो अपीयरल फॉर्म है वो शुक्र है, जो अपीयरल फॉर्म है वो शुक्र है। स्टार्टिंग से तो फिर तो थॉट से स्टार्ट होगी बात, दोष से स्टार्ट होगी, फिर जठराग्नि से, फिर रस वेश रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। लेकिन शुक्र क्या है? एक उस चेन का लास्ट पार्ट है, विजिबल पार्ट है। वो शो करता है कि पिछली प्रोसेस सही से बन गई है, अब जो चीज़ बनी है वो एक फल स्वरूप बनी है। जैसे आप आम अगर ऊर्जा का स्रोत है तो अब आप कहोगे कि डॉक्टर साहब ऊर्जा का स्रोत तो फिर आम का बीज है, आम का फल तो नहीं है। लेकिन अगर आप समझोगे तो आम का बीज ही है ऊर्जा का स्रोत, लेकिन एक विजिबल फॉर्म है। अब बीज खा के तो आप ऊर्जा को प्राप्त नहीं ना होगे, बीज को कन्वर्ट होना पड़ेगा, बीज को पहले शाखाएं बनानी पड़ेंगी, उसको अंकुर लगाने पड़ेंगे, फिर अंकुर के बाद कच्चा फल बनेगा, फिर पक्का फल बनेगा, फिर जो मधुर रस उसमें आएगा, फिर आप अगर खाओगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी। सो विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी वो शुक्र है, इसलिए शुक्र ही प्रज्ञा का कारण है, प्रज्ञा का मूलभूत स्रोत है। अगर शुक्र उधर्वगत हो जाता है, अगर आप उसको समझा के, अगर आप उसको पचा के वही एनर्जी को आप सकारात्मक कार्य में लाते हो तो प्रज्ञा डेवलप होती है। अगर वही एनर्जी को आप अनजुडिशियली यूज़ करके अधो मार्ग से बाहर निकालते हो तो आप
दूसरे कार्यों में, संसारिक के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। यही फ़र्क है, इसलिए ब्रह्मचार्य पर इतना जोर दिया गया, क्योंकि ब्रह्मचार्य में आचार्यों ने ये बात समझ ली थी कि शुक्र इज़ द अल्टीमेट पावर। आई होप कि आपको आंसर मिल गया। अगर नहीं अभी डाउट है तो दोबारा से पुट करिए। डाउट को रखना नहीं है माइंड में, उसको क्लियर करना है। अगर हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। अगर वो वाला आपको आंसर सही से मिल गया तो मुझे यस और नो बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर, अक्सर एक क्वेश्चन राइज होता है कि शुक्र हम मॉडर्न में स्पर्म से कोरिलेट करते हैं एंड वही धातु फीमेल्स में भी है। आर्तप तो रस धातु की उपधातु है, तो शुक्र फीमेल में क्या शो करेगा? ठीक है डॉक्टर साहब, जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। देखो, ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों में टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन रहते हैं। एंगल सही है। अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन अगर आप निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको अगर उसके सामने से कोई सुंदरतम से सुंदरतम स्त्री निकल जाए, उसको पता नहीं चलेगा। नो डिफ्लेक्शन, थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और सेम गोज विद द फीमेल। फीमेल्स में अगर फीमेल हार्मोन निकाल दो तो मेल सामने आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो क्या चीज़ है जो अपोजिट को अट्रैक्ट करती है? वो क्या चीज़ है जो अपोजिट सेक्स को देख के हर्षता उत्पन्न करती है, संभोग की कामना उत्पन्न होती है? वो जो चीज़ जो अपोजिट सेक्स को देख के आपके अंदर कुछ चेंजेस लाती है, उसी को आप शुक्र और आर्तप से कंपेयर करेंगे। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सीमन काउंट क्या है, स्पर्म सेल क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये इसको आप उसमें ना गिनाएं। जो चीज़ अट्रैक्शन पैदा कर रही है अपोजिट सेक्स में, वही असल में शुक्र धातु है और आर्तप है। आप डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं फीमेल रस की, जो देखो रस शे जो है वो आर्तप शे भी करता है। अगर आपने, आई डोंट नो आप किस प्रोफ में हो अभी, अगर रस शे होता है, आपको पता जिन पेशेंट में एमोनोरिया हो जाता है, एमोनोरिया के दो कारण बनते हैं एज पर आयुर्वेदा। एक तो कहते हैं पीसीओएस है, पीसीओएस मीन्स आवरण, और एक वो पेशेंट होते हैं जिसमें पीसीओएस भी नहीं है, बहुत मिनिमल अमाउंट में है, आवरण इतना स्ट्रांग नहीं है, स्टिल एमोनोरिया है, तो वहाँ क्या है, क्षय है। कुछ पेशेंट में आर्तप की उत्पत्ति वर्ण आदि कषाय से होती है। वर्ण आदि कषाय, वर्ण आदि कषाय क्या है? आवरण तोड़ने वाला। वर्ण आदि से आपने आवरण तोड़ दिया, रज बन रहा था, रस पूरा सही है, आर्तप सही है, बन रहा, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और ऑब्स्ट्रक्शन तोड़ दी, रज निकल गया। लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है कि आवरण तो है नहीं, फिर भी जो है वो आर्तप सही नहीं बन रहा, तो उस कंडीशन में क्षय की अवस्था में रस क्षय होता है। इसलिए अगर रस क्षय से क्लेब्य उत्पन्न होता है तो रस क्षय से आर्तप क्षय भी होता है। अभी आप प्रैक्टिस में जब उतरोगे तो आप देखोगे कि रस क्षय से आर्तप क्षय भी होता है। इसलिए कणा शताब्दी कषाय से ये बनता है, रस क्षय ठीक होता है, और वर्ण आदि कषाय से आवरण ठीक होता है। इसलिए रज प्रवर्तक बटी की बारी आवरण में यूज इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी कुबेराक्ष बटी हो जाती है। तो ये आगे चिकित्सा की बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि रस क्षय से आर्तप क्षय भी होता है। डॉक्टर साहब अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट कर दिया। अच्छा, उन्होंने लेफ्ट कर दिया, चलो आएंगे दोबारा उनसे पूछेंगे। अभी के लिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। सर मान लीजिए हमें पता चल गया कि किसी थॉट से सब शुरू हुआ एंड बात प्रकोपित हुए ही, दिस इज अंडरलाइंग रीज़न, बट क्या सिर्फ उस पेशेंट को समझाने से उसका अंडरलाइंग काज ठीक हो जाता है? बेसिकली ये सिर्फ
आश्वासन से उसका हल हो जाता है। डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन मार्क डाला। डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था एक हमारे पार्टिसिपेंट से, तो जो पंचकर्म में शायद एमडी है, हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब में थी, शायद उस दिन डॉक्टर आकाश लोना ज्वाइन नहीं हुए होंगे, उन्होंने भी ये क्वेश्चन पुट किया था। तो मैं अगेन उसका आंसर देता हूँ। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि क्या अकेला आश्वासन चिकित्सा से या मीन्स थॉट पे वर्क करने से क्या डिजीज को टैकल किया जा सकता है? तो फिर मेडिसिन का क्या रोल है? इतने सारे द्रव्य, इतने सारे योग, भांति भांति प्रकार के शोधन, इतने ग्रंथ लिख दिए गए, इतनी फार्मेसी बन गई। अगर तो भाई आश्वासन से होता तो हम तो साधु बन के बैठ जाते, है ना, सभी को बताते कि भाई तू, तेरे में तो ये प्रॉब्लम चल रही है, तू मंत्र ले, तू ध्यान में बैठ जा, समाधि में बैठ जा। अगर कोई क्वेश्चन बता दिया, उसका कारण बता दिया कि इसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम ये हैबिट्स गलत कर रहे हो, तुम ये विहार गलत कर रहे हो, तुम्हारा थॉट ऐसा है, तुम दोष अपने ऐसे प्रकोपित कर रहे हो, लेकिन पेशेंट समझता नहीं है। डॉक्टर साहब समझने की बात ये है ना, समझने की बात जब आ जाती है ना, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है बात समझना और समझाना। सबसे पहले है वैद्य पर। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, किसी की नॉलेज, किसी के एक्सपर्टीज़ को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। बात ये है कि वैद्य को जब बात पूरी तरह से, जो चिकित्सा की बात हम कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वैद्य को पहला उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, खुद पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना पहले ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट को पिन पॉइंट कर देते हो, स्ट्राइक कर देते हो कि वो चीज़ तुम गलत कर रहे हो, सपोज करो पेशेंट को आदत है बार बार क्रुद्ध होने की, अगर आप उसे रियलाइज़ करवा देते हो कि क्रोध जब तुम्हें आता है तो तुम्हें पित्त, तुमने देखा कभी, तुम्हारा शरीर में गर्माहट हो जाती है जब क्रोध आने के बाद, तुम्हें कभी देखा कि तुम्हारे जो पित्त के रिलेटेड डिजीज़ है जो तुम्हें अभी चल रही है। मेरे पास एक पेशेंट था, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था जो जीओ के JNK के जीओ का हेड था, उसको था लॉन्ग टर्म से स्टोमाटाइटिस थी। स्टोमाटाइटिस ऐसी थी कि उसको अल्सर ही रहते थे। एक एग्जांपल से आपको समझा पा रहा हूँ, आई होप कि वो आप समझ पाओ एंड तक। सेम केस है जो आप बोलना चाह रहे हो। उसको स्टोमाटाइटिस थी, लेकिन स्टोमाटाइटिस नॉर्मल वाली नहीं जो होती है, वो वाली नहीं। अच्छा, अभी उसने एक इम्यूनिटी का टेस्ट भी होता है जो कि एक जिनको ऑटोइम्यून की प्रॉब्लम होती है उनको भी एक अल्सर्स होते हैं, वो लग गए, वो वाले नहीं थे। उसने सारा ट्रीटमेंट ले चुका था, वो एम्स दिल्ली तक गया था। मैंने उसका विरेचन करवाया क्योंकि पेशेंट जो था वो, मुझे पता था इसका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इसका कार्य है, क्या कर रहा है। विरेचन कराने से क्या होगा, थोड़ा सा पेशेंट धीमा हो जाता है। जब आप शोधन चिकित्सा या शमन चिकित्सा करते हो, थोड़े से दोष जब शांत होते हैं तो पेशेंट आपकी बात सुनता है। पहले तो अगर दोष बड़े ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट प्रकोपित हो तो वो बात सुन ही नहीं पाता, कनेक्ट ही नहीं हो पाता। जब दोष कम हुए तो मैंने उसका एक दिन हिस्ट्री ली पूरी, उसको पूछा, और उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि ये बड़े क्रोधी हैं, हर चीज़ में इरिटेट रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे क्रोध करते हैं, और जब बोलते हैं तो बड़ा अग्रेशन आ जाता है उनको। मैंने उसको बोला कि भाई जिस दिन तू अगर ये एक बात करता है, जिस दिन तुम्हारी लाइफ में कभी नोट किया तुमने, जब भी अग्रेशन तुम्हें होता है तो तुम्हारे असर्स बढ़ जाते हैं। वो बात माना, उसने समझा कि ये चीज़ है। अब आपकी वही बात आ गई, पेशेंट को पता चल गया, उसने वो तुरंत रिलैक्स हो गया, उसको रियलाइज़ हो गया, पिन पॉइंट हो गया कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। अब लेकिन मेरा इस समझाने से वो ठीक नहीं हुआ, उसको वो चीज़ प्रॉब्लम दोबारा से हुई। अब बार बार उसको वो चीज़ समझानी पड़ रही है। होता क्या है कि अगर मैंने वहीं आपको बता दिया कि अगर कर्म, ये कर्म है,
कर्म क्या है? हैबिट्स। अगर कर्म या उसकी हैबिट और हैबिट, ये मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, अगर आपने शायद सुना हो। कर्म अगर हैबिट्स या पूर हैबिट्स अगर एक लेवल के आगे बढ़ जाती हैं, सपोज करो ये लेवल है, एक्सट्रीम लेवल है, अगर इससे ऊपर बढ़ जाती हैं तो उनको नीचे लाना इट्स वेरी बिट डिफिकल्ट। वैद्य सहयोग करता है उसको, डाउन आती हैं, लेकिन बार बार पुनः पुनः आश्वासन, चक्रपाणी कहते हैं पुनः पुनः आश्वासन, हर बार फॉलोअप में, हर बार आश्वासन में वो हैबिट्स करेक्ट की जा सकती हैं। भगवान शिव कहते हैं हैबिट्स को, कर्म को करेक्ट करने के लिए तप करना पड़ता है। तप मीन्स तपस्या, तपस्या मीन्स यू हैव टू वर्क अपॉन योर हैबिट्स। एक बात की बात नहीं है, अगर अमाउंट कम है, हैबिट्स इतनी प्रकोपित नहीं है, पेशेंट का सत्व अच्छा है, तो एकदम से पेशेंट रिलाइज होते हैं, चेंजेस उसी दिन हो जाती है। अष्टवक्र की गीता में कहा गया है कि अगर पेशेंट का सत्व अच्छा है, पेशेंट बलशाली है मानसिक तौर से भी, और अगर उसको पिन पॉइंट हो जाती है बात, तो चेंज उसी दिन घटना घट जाती है, उसी दिन चेंजेस स्टार्ट हो जाती है। और अगर उसका बल नहीं है, सही है, उसका सत्व उस लेवल का नहीं है, तो एक जन्म भी कम है, 2 जन्म भी कम है। सो ये तो आपके हाथ में नहीं है, आपका हाथ में क्या है कि आपने गाइड किया, ये उसकी लक है। अगर उसकी हैबिट्स उस लेवल तक बढ़ी हैं जहाँ तक वो वापस आ सकता है, तो आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर मेडिसिन से बात चलती रहेगी। ये एक असेसरी ट्रीटमेंट है, ये एडिशनल सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट है, जो कि हर पेशेंट के लिए उपयोग नहीं है, और हर ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए उपयोग नहीं है। द्रव्य वाला कौन सा हर पेशेंट के लिए उपयोगी है? आप बेस्ट से बेस्ट द्रव्य ट्रीटमेंट दे लो, कौन सा सभी ट्रीटमेंट में वो 100% सभी के लिए सक्सेसफुल है? तो सेम दिस ट्रीटमेंट आल्सो गोज विद दिस वे। 100% कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखो मांगलिक लोग होते हैं ना, मैं थोड़ा सा, मैं अगर आपको, आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हो, मांगलिक जो लोग होते हैं ना, मांगलिक लोग, दे आर वेरी कर्जियस पीपल, वेरी कर्जियस पीपल, और अक्सर इनमें पित्त प्रकोपित रहता है, बहुत अग्रेसिव होते हैं, क्रोधी होते हैं। अब इनमें ये क्या है कि बहुत बलशाली होते हैं, एक बात जिन्होंने कर ली तो वो उस पर चलते हैं, वो फिर सुनते नहीं है किसी के पीछे। इन पेशेंट के साथ मैंने देखा कि अगर आपने कोई तो उनको बात समझाई, अगर इनके पल्ले नहीं पड़ी, नहीं मानना चाहे, तो आप जो मर्जी जोर लगा लो, क्योंकि हैबिट्स इतनी स्ट्रांग होती है मांगलिक लोग। और अगर वो इनकी बात जच गई, तो चेंजेस जो आप देखोगे विद इन नेक्स्ट डे में चेंजेस हो जाते हैं, ये एकदम से पलट जाते हैं, एकदम से, क्योंकि पावरफुल लोग होते हैं। बात आखिर में पावर की है, खुद को कंट्रोल करना भी पावर के अधीन आता है ना। जिसके अंदर पावर ही नहीं, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर ये पावरफुल व्यक्ति समझ आए, तो एकदम से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक गुंडा जो गलत, बिल्कुल एक्सट्रीम तक गलत हो गया है, वो एकदम से साधु बन सकता है, एकदम से साधु बन सकता है। जैसे उन्होंने उंगलीमान को साधु बनाया था, वो एकदम से पलट सकता है, क्योंकि अक्सर गुंडे लोग या गलत लोग कर्जियस होते हैं। पहली बात तो वो सुनते नहीं है, उनको बात जचती नहीं है। 100 में से 98% वाले लोगों को बात जचती नहीं है, जचा ही नहीं सकते आप। लेकिन अगर उनको जच जाए तो वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होते, क्योंकि दे आर फुल ऑफ एनर्जी। उंगलीमाल जो डाकू था, उसकी अगर आपने सुनी हो तो वो उसने 1000 उंगलियां इकट्ठी करने का प्रण लिया था कि जब मैं 1000 उंगलियों का हार पहनाना था उसको, तो एक उंगली बची थी, तो वो बुद्ध उसके पास गए। बुद्ध के शिष्यों ने उसको कहा कि गुरुजी आप उनके पास मत जाएं, वो बहुत दैत्यवान व्यक्ति है, वो नहीं बात सुनेगा, आपका सर काट देगा वो। बुद्ध, जिनको मौत का कोई डर नहीं था, वो तो पहले ही मर चुके थे, उनके लिए शरीर तो नाम मात्र था। तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ, या तो आज बुद्ध जिंदा रहेगा या उंगलीमान जिंदा रहेगा। वो चले गए उसके पास।
उंगलीमान ने जब उसे देखा तो उसने कहा कि कोई ये आ रहा है तो कोई ऋषि है तो कोई कर्जियस पीपल, क्योंकि आखिर में जो जिसने ब्रह्म तत्व को उपलब्ध कर लिया वो भी करेजियस ही है, क्योंकि उसके पास भी शुक्र प्रबुल मात्रा में है, वो भी करेजियस बंदा है। जो ब्रह्म तत्व को उपलब्ध हो गया वो भी करेजियस ही है, वो मोस्ट करेजियस है। तो जब दो करेजियस उसके आमने सामने हुई तो उसने देखा कि ये मेरे से डरा नहीं है, कुछ जो चीज़ है जो इसके पास है जो मेरे पास नहीं तो हर कोई मेरे से डरता है। वो बिल्कुल उसके समीप चले गए। उसने कहा कि जा तो आज तू बन जा कुछ, जा आज मैं कुछ बन जाता हूँ, या तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा या तू ख़त्म हो जाए, लेकिन तू मुझे मार के ये मत सोचना कि तूने मुझे मार दिया है। मैंने जिस चीज़ को तू मारेगा वो ऑलरेडी मरने वाली है, और जो चीज़ मैं हूँ, जो आत्मा को मैंने प्रज्वलित किया है, उसको तू मार नहीं सकता। तो ये बात उसको पिन पॉइंट कर गई, उसके पैरों में गिर गया, और उसके बाद से वो एकदम से साधु में कन्वर्ट हो गया। और जब उंगलीमान उनके आश्रम में आया तो बाकी ऋषि मुनि कहने लगे कि ये तो डाकू है, आप इसको कहाँ लेके आ गए, ये तो साक्षी भाव में उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन वो एकदम से साक्षी भाव में उपलब्ध हो गया। और जब बुद्ध ने उसको गांव में भेजा कि तुम भिक्षा लेने जाओ, तो लोग उस पर पत्थर मारने लगे कि तो डाकू कहाँ से आ गए। तो उसने वो पत्थर सहन करता गया, इतने पत्थर सहन किए उसने कि वो चूं की आवाज़ तक नहीं उसने रेंगी, और उसने मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध को आके पूछा कि ये तो पक्का नरक में गए होंगे, ये तो कैसे इतने पाप कर्म करके भी। बुद्ध ने कहा उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन ये साक्षी भाव को लास्ट में डेवलप हो गया था, इसने दृष्टा के भाव को डेवलप कर लिया था। क्योंकि जो किस टाइम इतना दबदबा वाला बंदा रहा हो, जिसके आगे पूरी दुनिया डरती हो, उसको जब लोग पत्थर मारे और वो चूं की आवाज़ ना करे और वो सहन करता जाए, इट मीन्स वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। सो ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो नीड करेज, इट नीड करेज। सो पेशेंट अगर अच्छे सत्व का होगा तो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और उस पेशेंट को जिसको स्टोमेटाइटिस थी, मुझे कम से कम 1 साल लगा उसको पूरा रीजनरेट करने में। हर फॉलो में उसकी करेक्शन होनी, द्रव्य के साथ उसकी काउंसलिंग भी चलनी। सो कुछ पेशेंट में लंबा समय लगता है, कुछ पेशेंट में अशारा मात्री काफ़ी है, और कुछ पेशेंट आप कुछ ना भी बोलो तो भी करेक्ट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट आपके अंदर की पीस ऑफ माइंड को देख के ही करेक्ट हो जाते हैं, कैच कर लेते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि स्थिरता देख के वैद्य की उनके अंदर भी शांति का प्रादुर्भाव डेवलप हो जाता है। सो ये डिफरेंट लेवल ऑफ माइंड की जर्नी है जो कि आप स्ट्राइक करते हो पेशेंट के साथ, तो ये यात्रा चलती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे डॉक्टर साहब, आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये साध्यता वाले गुण हैं, ये लॉजिकल के साथ नहीं चलते। अगर आप करेक्ट हो, सेटिस्फाइड हो, यस ठीक है। और कोई क्वेश्चन मैं देखता हूँ। सर अग्नि को कैसे एक्सेस करेंगे पेशेंट की? देखो, अग्नि को एक्सेस करने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है। पेशेंट की अग्नि जो है वो उसकी आहार शक्ति पर डिपेंड करती है। पेशेंट की आप हिस्ट्री लो कि क्या आहार कैसा है, कैसी डाइट चल रही है उसकी, कितनी रोटी वो सुबह शाम खा रहा है, दोपहर को खा रहा है, कितने समय में जरण हो जाता है, पूरा मल कैसा बनता है। व्यक्ति की सेहत देख के अग्नि का पता चल जाता है। हष्ट पुष्ट कोई व्यक्ति है तो अग्नि अच्छी है, दुबला पतला है, कोई बीमारियों से ग्रसित है, कब्जियत रहती है, उसको बार बार सर्दी जुकाम होता है, और भी बड़े सारे कारण बनते हैं, अमल पित्त वगैरह होता है, तो अग्नि पूर है। अग्नि अगर बिल्कुल सही से सेस करनी है तो आहार मात्रा की जरण शक्ति पर पता चलता है, कितने भोजन वो लेता है और कितनी देर में वो पचता है। और हाउ वी विल डिस्टिंग्विश इफ पीसीओडी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम आवरण और से। देखो ये डॉक्टर साहब, ये अगेन स्पेशलिस्ट वाला क्वेश्चन है, आगे हम देखेंगे। डॉक्टर माधव का हम क्वेश्चन नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आर्तव क्षय और आवरण को कैसे देखेंगे। डॉक्टर साहब ये जो है, अगर आप
दोषों की एनालिसिस सही से करते हो, इन डेप्थ एनालिसिस करते हो, क्षय वाला व्यक्ति दूर से दिख जाता है। वास्तव क्षय वाला व्यक्ति दूर से दिख जाता है, आवरण वाला भी दिख जाता है। आवरण वाला अगर मिदस्वी हो, हष्ट पुष्ट हो, थोड़ा सा कफ के सिम्टम उसको ज़्यादा दिख रहे हो आपको, बॉडी में भी मंदाग्नि के लक्षण हो, मेद दूषित हो, तो आवरण माने। पहले उसकी हिस्ट्री अच्छी रही हो मेंस्ट्रुएशन की, अभी एकदम से ब्लॉकेज आ गई हो, तो आवरण माने। अगर आप नहीं जज कर पा रहे तो अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो। पीसीओडी आ रही है अगर, तो आवरण ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर रस क्षय है, पहला इसका पॉइंट है उपक्षय अनुपक्षय करके। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, तो उपक्षय अनुपक्षय करके देखिए। सुश्रुत बोलते हैं कि अगर किसी व्याधि का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या आपकी इंटेलिजेंस अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है, तो आप उपक्षय अनुपक्षय कर लें। आप उसको आवरण की चिकित्सा डाल लें। अगर आवरण की चिकित्सा नहीं फर्क पड़ रहा है तो क्षय ही है। रस क्षय के या आर्तव क्षय के आपको बॉडी सिंबलाइज करेगी। आपको पहले तो बॉडीज पढ़ना आना चाहिए कि किस बॉडी में क्या दिक्कत हो सकती है। रस क्षय मतलब क्षय, वीक। वीक मतलब ये नहीं है कि बॉडी उसकी वीक हो जाएगी, मतलब निस्तलजता उसका, बॉडी अगर आप देखोगे, उसका फेस अगर आप देखोगे तो वीक, ओज कम रहेगा, वात के सिम्टम आपको उसमें दिखने को मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम रस क्षय, रज क्षय वाले पेशेंट में, रज क्षय वाले जो पेशेंट होते हैं वो वीक होते हैं, थोड़े से थिन बॉडी बिल्ड होती है, पतले होते हैं। हालांकि सारे में ये लागू नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ 95% ऑफ द केसेस में वीक होते हैं। क्षय के सिम्टम दिखने को मिलते हैं। अग्नि उनकी करेक्ट नहीं होती, वेरिएबल अग्नि होती है। बाल इतने अच्छे नहीं होते हैं, लस्टर इतना अच्छा नहीं होता, चमड़ी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ग्लो नहीं आ रहा होता है। क्षय के सिम्टम होते हैं। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है शीत असहिष्णुता। अट्रैक्शन में नहीं होती ऑपोजिट सेक्स की। लॉस ऑफ लिबिडो। मेल पार्टनर बोलता है इसको इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट है। लॉस ऑफ लिबिडो। और लॉस ऑफ लिबिडो जब होता है तो बॉडी बिल्ट भी कम डेवलप होती है, लो बॉडी बिल्ट। अपोजिट सेक्स के प्रति वो अट्रैक्ट नहीं होता। जिसमें शुक्र या आर्तव अच्छा होगा ना, वो अट्रैक्टिव होगा। शुक्र सार पुरुष के लक्षण अगर आप देखोगे ना, तो वो स्त्रियों का प्रिय है। मीन्स उसमें इतना शुक्र है, इतना उसमें हार्मोन है कि वो सभी स्त्रियां उससे अट्रैक्ट हो रही है। सेम गोज विद द फीमेल आल्सो। जिस फीमेल में आर्तव अच्छा होगा, बेशक वो अभी आवृत है, लेकिन वो देखने में अच्छा होगा, अट्रैक्ट करेगा, वो लिबिडो उसका कम नहीं होगा। और रस क्षय वाले में या ओज क्षय वाले, शुक्र क्षय वाले पेशेंट में ऐसी पर्सनैलिटी हो जाएगी पेशेंट की जो अनप्लीजेंट होगी, अनअट्रैक्टिव होगी। तो इससे आप जज कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे, बाहर सब कुछ देखेंगे कि जब शुक्र हम पढ़ेंगे, आर्तव पढ़ेंगे, स्त्री रोग में आर्तव का पढ़ेंगे, तब देखेंगे हम। और शुक्र का कंसेप्ट, शुक्र की व्याधियाँ, वाजीकरण देखेंगे तो देखेंगे। तो ये कंसेप्ट है सर। ब्रॉडर वे में आयुर्वेद को पढ़ना है। सोच जो है नैरो नहीं रखनी, दोषों तक नहीं रहना, पूरा एज ए होल बॉडी को देखना है जो संसार में हो रहा है। जिसके अंदर शुक्र प्रबल है, सभी को अट्रैक्ट करेगा। आर्तव अच्छा, सभी को अट्रैक्ट करेगा। जो क्षय है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो खुद ही अट्रैक्शन नहीं करेगा किसी दूसरे सेक्स की। तो ये क्षय के सारे सिम्टम है सर। हाउ वी कैन एनालाइज द प्रकृति ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर साहब, प्रकृति जो मैंने आपको बताई, पहले जो लेक्चर्स लिए हैं, वात पित्त कफ, इन्हीं दोषों को देखते हुए किस चीज़ की ज़्यादा प्रेडोमिनेंस है वो प्रकृति देखनी है। अगर पेशेंट वात के सिम्टम ज़्यादा दे रहा है तो वात ही प्रकृति है। वात की जो करेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने पिछले सेशन में, आप वीडियोस दोबारा से सुन लेना, उनमें मैंने जो जो बताए हैं वात के करेक्टरिस्टिक फीचर,
कौन सा सेशन, आई थिंक 4th सेशन था, 5th सेशन था, वो शायद 4th या 5th सेशन था। वो आप दोबारा से गो थ्रू हो जाइए। जो जो सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स मैंने बताए हैं वो आपने देखने, अगर वो आपको फॉल करते हैं वो वातज प्रकृति है। अगर पित्तज वाले हैं तो पित्तज प्रकृति है, कफज है तो कफज वाले हैं। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, वातज वाले थोड़े थिन बिल्ट के रहते हैं, पित्तज वाले मीडियम, कफज वाले सब सुदृढ़ होते हैं। वातज वाले वेरिएबल इमोशंस के होते हैं, वेरिएबल अग्नि रहती है उनकी। पित्तज वालों की अग्नि हाई रहती है, गुस्सेल होते हैं, क्रोधी होते हैं। कफज वाले शांत होते हैं, अग्नि सम रहती है। बाकी इन डिटेल पे मैंने बताया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। बाकी नेक्स्ट डिजीज़ में हम पढ़ेंगे, वो हम जाते जाएंगे तो जैसे और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, और कोई क्वेश्चन? आप प्लीज़ दोबारा से वो लेक्चर सुने, स्टिल कोई डाउट होता है तो मैं फिर सिलेक्शन मिलते हैं। यस, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया सिंगल प्रकृति ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि अगर उस दिन भी आपने शायद वो लेक्चर मिस किया डॉक्टर साहब, हाँ, आप उसको दोबारा से सुने। मैंने आपको बताया कि अगर वात प्लस पित्त की प्रकृति है तो अगर 50% पित्त के सिम्टम है, गाड़ी तो नहीं लगेगी, अगर 50% पित्त के वात के सिम्टम है तो 50% वात है। अगर 50% पित्त के लक्षण है तो आधी आधी प्रकृति पित्त की, आधी वात की है। अगर इसके 70% है, इसके 30% है, तो द्वंद्व प्रकृति होगी, लेकिन वात प्रधान पित्त होगी। और अगर उसमें कफ के भी सिम्टम है, सपोज करो 50% वात है, 25% पित्त है, 25% कफ है, तो तीनों के सिम्टम है वात प्रधान पित्त कफ प्रकृति। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कम हो जाए। तो ये आपने देख के ही पता करना है, क्लिनिकल फीचर्स देख के पेशेंट के। इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे, मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगा। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो उन्होंने संहिताएं लिखी हैं जो अपनी, उनमें उन्होंने मैथमेटिक्स दिए हुए हैं कि भाई इतने % हो ये टिक्स मारो, इतने % हो तो वात है, इतने % हो तो पित्त है, इतने % हो तो कफ है। वो सारी फेल हो जाती है व्हेन यू सिट ऑन द एग्जामिनेशन टेबल, सारी फेल हो जाती हैं। काम क्या आती हैं युक्ति वाली, मोटी मोटी चीज़ वाली। 50% है वात प्रेडोमिनेंट है, मेन बात है इसमें, बाकी कम है, बाकी देखा जाएगा। मेन चीज़ पकड़नी है, मेन क्या प्रेडोमिनेंस है इसमें। जब आप मेन पकड़ लोगे, दूसरी आप पकड़ लोगे, वो बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब पांडित्य में नहीं पढ़ना है, युक्ति डेवलप करनी है। मैं यहाँ पे मेरे सारे लेक्चरों का मतलब है आपकी युक्ति डेवलप करना, आपकी डिपेंडेंसी कम करना, नील करना संहिताओं पर, बुक्स पर, गुरु पर। जिस दिन वो नील हो जाए उसी दिन वैद्यत्व गुण बनता है। अगर वो प्रोटोकॉल्स पे अगर आप चलते रहे ना कि कौन सी टिक लगानी है, कितने % है क्या, तो फिर सारी ज़िंदगी उलझे रहोगे। युक्ति डेवलप करनी है, उसी के लिए ये सीरीज चल रही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं त्रिदोष व्याधि की चिकित्सा क्या करें। त्रिदोष व्याधि या त्रिदोष प्रकृति, त्रिदोष दोष, इनकी चिकित्सा कैसे करनी है। डॉक्टर साहब अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि पहले उस दोष को पकड़ना है। इसके 2-3 फंडामेंटल्स हैं। पहले आपने जो प्रेडोमिनेंट दोष है उसको टैकल करना है, उसको स्टेबल करना है। ऐसा कोई प्रकृति नहीं होती जो तीनों दोष बराबर चल रहे हो। सन्निपातज में भी प्रेडोमिनेंस होती है, एक दोष बड़ा होता है, एक सेकंड नंबर पे होता है, एक नंबर थर्ड पे होता है। जो प्रेडोमिनेंट दोष है उसकी पहले चिकित्सा करनी है, उसके बाद दूसरे नंबर, उसके बाद तीसरे नंबर। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अगर कोई दोष उपद्रव कर रहा है, अगर कोई दोष ज़्यादा तंग कर रहा है, लाइक कौन सा दोष ज़्यादा तंग करता है, वो है पित्त दोष। क्योंकि पित्त क्या है, विष है, अग्नि है, जलाता है। अब आग लगी होगी तो पहले आप आग ही बुझाओगे ना। अगर घर में किसी और भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर टूट फूट रहा है कोई चीज़ और एक जगह आग भी लगी है, तो पहले आप आग बंद करोगे ना। तो इसलिए आग को शांत करना है तो पहले पित्त को ठीक करना है।
तीनों दोष में अगर कोई ज़्यादा तंग कर रहा है तो पहले पित्त को स्टेबलाइज करना है। फिर तीसरा फंडामेंटल सिद्धांत यह आता है कि जो पहले उपद्रव को शांत करो। सपोज करो व्याधि वातज पित्तज है, लेकिन उपद्रव जो बन रहा है वो कफज वाला बन रहा है, कोई ऐसी डिजीज बन रही है, पहले उसको शांत करो, उसको नलिफाई करो, फिर वात पित्त पे आओ। तो इस प्रकार से सन्निपातिज चिकित्सा को टैकल करना पड़ता है। और कई बार बहुत रेयर चांस में क्या होता है कि दोनों दोष एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, 50% दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं। उस केस में बेचारे बोलते हैं कि एक को बढ़ा के दूसरे को कम करके, फिर इसको बढ़ा के इसको कम करके चिकित्सा करें, अप डाउन करके, ऐसे करके, कम नीचे और कम नीचे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ अनाउंस करेंगे जल्दी ही आपको। और मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि जो लोगों को अच्छा लगा ये लेक्चर, हम आपसे एक टेस्टिमोनियल चाहते हैं, एक वीडियो टेस्टिमोनियल हो तो बड़ा अच्छा है, बहुत बेटर है। आप हमें साहिल जो मेरा पीई है उसके नंबर पर सेंड कर सकते हैं, हो सकता है तो हम आपसे पर्सनली कॉल भी करवाएंगे। तो एक वीडियो टेस्टिमोनियल, ताकि जो फ्यूचर के वैद्य जिनको आप नेक्स्ट बैच शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आयुर्वेद की जो टीचिंग की जो पार्ट है उसको रेक्टिफाई करने की छोटी सी कोशिश स्टार्ट कर रहे हैं। ये बड़ी करना चाहते हैं, हम बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। बड़े दिनों से ये मेरे मन में दबी हुई चीज़ है कि हम आयुर्वेद की टीचिंग को ठीक करेंगे, क्योंकि टीचिंग जब ठीक होगी तो क्लिनिशियन ठीक होंगी, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आयुर्वेद एज ए होल ग्रो करेगा, रैदर देन एक इंडिविजुअल वैद्य के ऊपर संक्षिप्त तौर पे ना रहते हुए पूरे एक मास लेवल पे आयुर्वेद ग्रो करे। तो उस चीज़ को मैं आगे लेने के लिए सोच रहा हूँ, चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपनी प्रैक्टिस तक सीमित रहूँ, जो चीज़ें मैंने समझी हैं पढ़ी हैं अपने तक सीमित रखूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ प्रोपागेट करे, बढ़े आगे। तो उसके लिए आप सभी का भी सहयोग मुझे चाहिए। तो हम आपसे एक वीडियो टेस्टिमोनियल जरूर एक्सपेक्ट करेंगे, जो थोड़े ही देर में मेरे पीए आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे वह कॉल। तो जो लोग भी अच्छा समझे वो एक वीडियो टेस्टिमोनियल हमें ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मनी थैंक यू। तो जल्दी फिर से मिलेंगे आपको। सोनिया मलिक, जस सर, थैंक यू जी। जल्दी आप लोगों से फिर से वार्तालाप करेंगे। सॉरी, माइक हो गया था स्टार्ट। आपसे जल्दी ही फिर से इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, इस यात्रा को स्टार्ट करेंगे, नए नए टॉपिक्स को लेके, नए नए अध्याय को लेके, और एक डेप्थ से लेके। अभी आपका जो मैंने बेस खड़ा कर दिया है, अब इस पर और ईंटें लगानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी अनाउंसमेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।